गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है आयन बनर्जी और आज हम जो सी एसएससी सीएचएसएल का जो एक पेपर है सीएचएसएल पेपर, तो सीएचएसएल पेपर का जो टायर 1 का जो क्वेश्चन ऑफ पेपर देख रहे हो उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। कौन सी चीज आ सकती है, कौन सी चीज हो सकता है। जो क्वेश्चंस हैं उसको तो हम लेंगे ही, उसको छोड़कर जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का है, सीएचएसएल एसएससी का है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग स्टेट भाटियाली फोक म्यूजिक। तो ये जो भाटियाली फोक म्यूजिक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भाटियाली फोक म्यूजिक है वो कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है। नॉर्मली ये फिशरमैन से जुड़ा होता है भाटियाली फोक म्यूजिक। तो भाटियाली फोक म्यूजिक किसके साथ जुड़ा होता है? दैट इज नोन एज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो भाटियाली फोक म्यूजिक होता है वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर देखो, नॉर्मली म्यूजिक एंड जो डांसेस हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो फोक डांसेस हैं। तो कुछ मैं चीजें को मेंशन कर देता हूँ जो जो क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डांसेस की बात करें, ठीक है, अगर हम डांसेस की बात करें तो कुछ डांसेस होती हैं जो बहुत बार घूरा घुमा घुमा के पूछी जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट होता है आपका कालबेलिया। कालबेलिया, तो कालबेलिया जो होता है वो होता है राजस्थान। ठीक है, उसको छोड़कर जो मैं यहाँ पर वही ले रहा हूं जो आपके फोक से होते हैं, लाइक घूमर। घूमर ये भी कहाँ का होता है? राजस्थान। नेक्स्ट डांडिया एंड गरबा। डांडिया एंड गरबा ये कहाँ का होता है? ये होता है गुजरात। गुजरात। नेक्स्ट लावनी। लावनी, लावनी कहाँ की होती है? फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। नेक्स्ट यक्षगना। यक्षगना, यक्षगना कहाँ की होती है? इट्स फ्रॉम कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम होती है फ्रॉम केरला। एंड छऊ। छऊ, ये जो छऊ होती है ये बहुत सारे स्टेट्स को लेके चलती है। जैसे मान लीजिए आपके वेस्ट बंगाल में भी मिलती है, झारखंड में भी दिखती है, इवन उड़ीसा में भी दिखती है। तो हम सिर्फ दो लेंगे, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो ये कुछ डांसेस होती हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा घुमा के कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्टली आपको म्यूजिक की जो चीजें हैं वो तो याद रखनी है, इसके साथ जो डांसेस हैं, जो फोक डांसेस हैं, उनको भी थोड़ा सा आपको याद रखना होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स कहाँ पर होता है? तो दैट इज नोन एज अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर होता है? इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, which of the following states or UT had first 100% fully digital literate पंचायत? तो कहां पर 100% fully digital literate पंचायत मिलता है? That is known as केरला। ओके, अब ऑब्वियसली बात ये है कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें तो मार्क तो हर कोई कर सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। बट कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ से जाननी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम केरला की बात करते हैं, केरला, तो केरला का जो निकनेम होता है दैट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। केरला का निकनेम होता है दैट इज गॉड्स ओन कंट्री। नेक्स्ट, केरला में हाईएस्ट लिटरेसी होती है। हाईएस्ट लिटरेसी, ये तो सबको पता है, लेकिन जो चीजें नहीं पता, दैट हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी होता है। नेक्स्ट चीज,
जो केरला होती है तो केरला को कहा जाता है द स्पाइस हब ऑफ इंडिया, स्पाइस हब ऑफ इंडिया, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर आपको स्पाइसेस मिलती हैं, मैक्सिमम स्पाइसेस यहाँ से आती हैं। नेक्स्ट चीज, केरला से आपको ये भी चीज याद रखनी है कि केरला की एक रिवर होती है जो बहुत ही फेमस रिवर है, केरला की लाइफलाइन बोल सकते हैं आप, दैट इज नोन एज पेरियार। ठीक है, एक रिवर होती है पेरियार। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफलाइन ऑफ द साउथ, लाइफलाइन ऑफ द साउथ किस रिवर को कहा जाता है, वो होती है कावेरी। बट केरला की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर होती है दैट इज नोन एज पेरियार। और पेरियार के साथ एक नेशनल पार्क होता है जिसको, सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जिसको कहा जाता है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हाथियों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपके एलिफेंट्स, जो हाथी होते हैं ना, एलिफेंट्स, हाथियों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, एलिफेंट्स के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, इसको छोड़कर केरला से एक और चीज आपको याद रखनी है, ऑब्वियसली बात है, जो जो चीजें आपको केरला से जो क्या याद रखना है, दैट केरला में एक लेक होता है जिसका नाम होता है भेम्बनाथ। भेम्बनाथ, ये जो भेम्बनाथ लेक होती है ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। एंड केरला में एक फेमस फेस्टिवल होता है जो इनके न्यू ईयर पे होता है जिसका नाम होता है ओणम। ठीक है, न्यू ईयर पे होगा, दैट इज नोन एज ओणम। तो ये केरला से बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, तो केरला से आपको ये ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी है। ठीक है, अब पंचायत भी यहाँ पर वर्ड आता है, तो पंचायत के बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, पंचायत के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो पंचायत जो होती है वो 1992 में, जो पंचायती एक्ट आता है वो 1992 में आता है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1992 में आता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज यहाँ से और क्या आपको याद रखना है पंचायती सिस्टम से, कि पंचायत का शेड्यूल कितना होता है, पंचायत का शेड्यूल कितना होता है, तो पंचायत का शेड्यूल होता है 11। और इसकी आर्टिकल अगर आपको पूछा जाए, क्योंकि ये पॉलिटी वाला पोर्शन है, तो आर्टिकल अगर पूछा जाए तो आर्टिकल में जस्ट अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया, अगर आपको बहुत सारा याद होता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो ये आर्टिकल नंबर याद रखिएगा 243। तो 243 से 243 ओ इधर तक आपका पूरा पंचायती होता है। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था, ये जो पीआरआई है, वो जब स्टार्टिंग हुआ था तो वो 3 टायर सिस्टम था, 3 टायर सिस्टम। तो ये जो चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करती हैं, ये ये जो चीजें हैं इसको सिर्फ और सिर्फ, जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख तो रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मत लीजिएगा। इसको आप जो जीके वाला पोर्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीके थोड़ा सा इशू होता है, तो जीके वाला जो पोर्शन है उसको हिसाब से भी इसको कंसेप्ट कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट लांगवीर नृत्य, सॉरी, नेक्स्ट होता है लांगवीर नृत्य। तो लांगवीर नृत्य फोक डांस कहाँ का होता है, तो लांगवीर नृत्य जो फोक डांस होती है वो होती है उत्तराखंड की। ठीक है, लांगवीर नृत्य जो होती है दैट इज नोन एज उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या होती है, ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या होती है, उत्तराखंड की कैपिटल होती है देहरादून। ठीक है, देहरादून। एंड उत्तराखंड से आपको एक और चीज याद रखनी है कि उत्तराखंड इज द फर्स्ट, आप बोल सकते हो कि स्टेट बना है, फुली फ्लेज स्टेट बना है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई किया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर स्टेट में अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर आपको और एक चीज दिखे मिलेगा, दैट इज नोन एज, सॉरी, चलिए अब शायद साउंड आ रहा है, तो साउंड का थोड़ा सा इशू हुआ था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड होती है वो भी यहाँ पर अप्लाई की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेट कौन बना है
जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया था उन्होंने, तो दैट इज गोवा। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जो होती है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया गया है गोवा। भाई पोर्तुगीज ने सबसे पहले अप्लाई किया था इस चीज को। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको आर्टिकल नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल नंबर कितना होता है, तो आर्टिकल नंबर होता है 44। ठीक है, आर्टिकल नंबर होता है 44। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? तो आर्य समाज के फाउंडर जो थे दैट इज नोन एज दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज के जो फाउंडर होते हैं दैट इज नोन एज दयानंद सरस्वती। तो ऐसे कुछ समाजेस होती हैं जो आपको पूछी जाती हैं, जो समाज होता है कुछ छोटे समाज, या फिर आपके ये जो चीजें होती हैं ये आपके हिस्ट्री में एक पोर्शन होता है दैट इज नोन एज जो सोशल रिफॉर्म सिस्टम है, जो सोशल रिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस है, वहां से ये क्वेश्चंस आपको पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ समाज के नाम आपको याद रखने हैं, तो मैं कुछ समाज के नाम आपको बोल देता हूँ। आर्य समाज इस दयानंद सरस्वती। एक होता है आपका ब्राह्मण समाज, एक होता है ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज इस राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट आपको दिखेगा पार्थना समाज, पार्थना समाज। पार्थना समाज होता है आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज होता है आपका ठीक है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी दैट इज ऑलकॉट। ठीक है, ऑलकॉट। तो ये जो नाम, कुछ नाम हैं जो आपको यहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एक और नाम आपको अगर मुस्लिम्स पोर्शन से पूछा जाए दैट इज अलीगढ़ मूवमेंट या फिर वहाबी मूवमेंट, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, अलीगढ़ मूवमेंट या वहाबी मूवमेंट। तो ये का नाम होता है सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें पूछी जाती हैं, बार बार घुमा घुमा के पूछी जाती हैं, तो यहाँ से आपको ये चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, ओके। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? दैट इज सही जवाब होता है दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद दैट इज नोन एज रामकृष्ण मिशन या फिर आरके मिशन, इसके साथ आरके मिशन जुड़ा होता है। एंड रविंद्रनाथ टैगोर के साथ आपका जुड़ा होगा शांति निकेतन, शांति निकेतन। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट 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 पूछा जा रहा है कि पेनिनसुलर प्लेटो, जो पेनिनसुलर प्लेटो था वो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था? व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेटो? अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करो, इंडिया का मैप ड्रॉ करो, ठीक है, इंडिया का मैप ड्रॉ करो, तो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये होता है पेनिनसुलर प्लेटो। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटो वाला हिस्सा था ये पहले कहां पर मर्ज था? जैसे आप लोगों को पता होगा एक चीज होती थी दैट इज नोन एज पैंजिया एंड पैंथलासा। तो पैंथलासा में किसका पार्ट था? दैट इज नोन एज अफ्रीका। तो पेनिनसुलर प्लेटो किसका पार्ट था? पहले पहले था अफ्रीका। ये जब आपका जो पैंजिया था, जो पैंजिया था, तो पैंजिया ब्रेक अपार्ट हो गया इन टू पार्ट। एक होता है आपका अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया, और एक होता है आपका गोंडोवाना लैंड, गोंडोवाना लैंड। तो ये जो गोंडोवाना का लैंड था, गोंडोवाना का लैंड होता है था अफ्रीका, और अफ्रीका के अंदर आपका जो पेनिनसुलर प्लेटो था वो यहाँ पर रहता था। ठीक है, इंडियन प्लेट के ऊपर था, इंडियन प्लेट जब मूव करने लगा तो ये वाला पोर्शन भी मूव कर गया। नेक्स्ट, इन विच पार्ट constitution will define you, sorry, constitution will you find
6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है, सिंपल सा भाषा में कौन से पार्ट में आता है? तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आते हैं पार्ट नंबर 3 में, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है ये पार्ट नंबर 3 में ऑब्वियसली है। पार्ट नंबर 3 में इसका जो आर्टिकल नंबर होता है वो आर्टिकल नंबर होता है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 12 टू 35। यहाँ पर पार्ट वन होता है आपका यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 4 जो होता है आपको दिखेगा इन डीपीएसपी, पार्ट 4 जो होता है वो होता है डीपीएसपी। अब डीपीएसपी जो है इसको बात पार्ट 4 ए, अगर पार्ट 4 ए पूछा जाए, पार्ट 4 ए, तो पार्ट 4 ए जो होता है दैट इज नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 2 जो होती है वो होती है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। अब ये जो चीजें हैं इनसे आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली इनके जो सोर्सेस हैं, सोर्सेस भी आपको पूछे जाते हैं कि सोर्सेस कहाँ से लिए गए हैं, चीजें कहाँ से पूछी गई है। जैसे फंडामेंटल राइट जो होती है तो फंडामेंटल राइट लिया गया है फ्रॉम यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। डीपीएसपी का जब बात होता है तो डीपीएसपी होता है फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज होता है यूएसएसआर एंड सिटीजनशिप होता है फ्रॉम यूके, ठीक है। तो अलग अलग जगह से ये लिए गए हैं, यूएसए से भी लिए गए हैं, उसको छोड़कर फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं आयरलैंड, सिटीजनशिप लिया गया है यूके एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो लिया गया है फ्रॉम यूएसएसआर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मार्च 24 के हिसाब से चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन कौन था? ठीक है, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल काम बोल रहे थे। ओके, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो होती है तो उसका कौन था? तो इसका होते हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या होता है पहले जान लो। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या होता है? देखो, बहुत सारे केसेस जो होते हैं ना वो पेंडिंग होते हैं, ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई केस है जो वो पेंडिंग हो जाता है, तो इन्वायरमेंट तो बहुत दिन तक आप पेंडिंग रखोगे तो इन्वायरमेंट नष्ट हो जाएगी ना, खराब हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट के लिए अलग से एक कोर्ट बनाया गया है जो इन्वायरमेंट डेडिकेटेड जो भी केसेस हैं उनको डील करेगी। तो ये जो कोर्ट जो होगा, इस कोर्ट को हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। अब इसको छोड़कर जैसे मान लीजिए कंपनीज का कोई केस होता है तो कंपनीज के लिए एक अलग से कोर्ट बनाया गया था, नेशनल एपेलेट, ठीक है, ट्राइब्यूनल। तो ऐसे ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं जिससे जो केसेस हैं उसका फास्ट ट्रैक काम हो सके, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन कौन थे? प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स इन द चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं? ये बहुत ही डायरेक्ट सवाल है, तो दैट इज 64। तो कितने होते हैं? 64। अब चेस बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है तो चेस से कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी के टाइम पे, ये जो टाइम चल रहा है अभी के टाइम पर, जो चेस का वर्ल्ड चैंपियन है वो इंडियन है, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। तो इस टाइम पर जो चेस वर्ल्ड चैंपियन है, चेस वर्ल्ड चैंपियन है वो इंडियन है जिनका नाम होता है डोमा राजू गुकेश, ठीक है,
डोमा राजू गुकेश या फिर डी गुकेश। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, हु हैज द पावर टू रेगुलेट राइट टू सिटीजनशिप इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसके पास पावर है जो सिटीजनशिप को यहाँ पर जितने भी राइट्स हैं उसके लिए चेंज कर सके या उसको मोल्ड कर सके, मॉडरेट कर सके, तो ये किसके पास पावर होता है, तो ये पावर होता है, याद रखिएगा, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, सिर्फ सिटीजनशिप नहीं, हर चीज पे जो पावर होता है वो हमेशा याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज होगा तो जो पावर होता है वो हमेशा पार्लियामेंट के पास ही होता है। जैसे अगर आप पार्ट नंबर 1 देखो, तो पार्ट नंबर 1 में आर्टिकल नंबर 4 में यूनियन टेरिटोरीज में क्या चेंजेस होंगे वो भी कहा गया है, पावर किसके पास होगा, पावर होगा पार्लियामेंट के पास। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 एंड 4। तो ये जो सिटीजनशिप है ये पार्लियामेंट के पास पावर है, ऑब्वियसली पार्लियामेंट के पास पावर है। अच्छा, सिटीजनशिप आपको मिलेगा कहां पर, जैसे हमने अभी देखा था पार्ट 2 में मिलेगा। आर्टिकल नंबर कितना होता है, आर्टिकल नंबर होता है फ्रॉम 5 to 11। और ये जो सिटीजनशिप बात की जा रही है, जब सिटीजनशिप की बात की जा रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो सिटीजनशिप बात किया गया था, तो वो बात किया गया था एज पर द सिटीजनशिप 1955 एक्ट। ठीक है, 1955 में जो एक्ट आया था सिटीजनशिप एक्ट, तो उसके हिसाब से यहाँ पर सिटीजनशिप को वहां पर पहले दिया गया था 1955 के हिसाब से। ओके, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना है। और सिटीजनशिप मिलता कैसे कैसे है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि मिलता कैसे कैसे है, तो सिटीजनशिप ऐसे याद रखिएगा, अगर आप जन्म लेते हो तो आपको मिलेगा, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ के हैं, डिसेंट है, तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आप जन्म भी नहीं लिया है, आपके पेरेंट्स भी इधर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पर आप बहुत सालों तक रह जाओ। कितने सालों तक, जब 1955 एक्ट के हिसाब से आप अगर 5 साल यहाँ पर रहते हो, जिसको कहा जाता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन, तो ये जो नेचुरलाइजेशन होगा तो इसमें आप रह सकते हो। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर नहीं हो, ठीक है, नेचुरलाइजेशन भी नहीं हुआ, आप यहाँ पर जन्म भी नहीं लेते हो, आपका डिसेंट भी इधर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, रजिस्टर कर सकते हो। और अगर मान लीजिए अगर कोई एक्वायर्ड टेरिटरी है, जैसे मन इंडिया ने किसी जगह पर ले लिया, जगह हमला कर दिया और उस जगह को हमने ले लिया, तो जो एक्वायर्ड टेरिटरी होगा, ठीक है, एक्विजिशन, ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर आपको ठीक है एक्वायर कर लिया गया है, ये एक्विजिशन हुआ है, तो तब आपको वो चीज मिलेगी। मतलब अगर मान लीजिए आपने बांग्लादेश पर हमला कर दिया, तो बांग्लादेश के जो लोग होंगे वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक क्या होंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे इंडियन सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट होता है कौन सा 5 ईयर प्लान किसके साथ मैच होता है, किसके साथ मैच नहीं होता। तो सबसे पहला दिया गया है सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 61, ये एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान दिया गया है फ्रॉम 61 to 66, ये भी सही है। बट फोर्थ 5 ईयर प्लान दिया गया है 66 से 71, ये वाला जो है वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान है, इसको कहा जाता है महालनोबिश मॉडल। महालनोबिश मॉडल, ये जो महालनोबिश मॉडल है, तो हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई थी, तो उसके बिहाफ पर ये मॉडल बनाया गया था। हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी मॉडल से हुआ था, ये 1956 to 61 हुआ था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थर्ड आता है, बट ये जो थर्ड आता है, तो यहाँ पर 2 बैटल होती है मेनली। एक बैटल होता है इंडियो चाइना वॉर 1962, एक बैटल होता है इंडो पाकिस्तान वॉर 1965। जैसे 2 बैटल होते हैं, और 1965 में ही गुजरात में एक फैमाइन आया था, भूखमरी फैमाइन आया था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आफ्टर 1965-66, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 एनुअल प्लान्स बनाए थे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 3 एनुअल प्लान बनाया था।
3 एनुअल प्लान बनाया था। कितने से? 66 to 67, 67 to 68 एंड 68 to 69। ऐसे 3 एनुअल प्लान बनाए गए थे। इनको कहा जाता है प्लान हॉलीडे। इस चीज को कहा जाता है प्लान हॉलीडे। तो ये जो प्लान हॉलीडे था, तो ये 3 साल किया गया था। इसके बाद आपका 4th 5 ईयर प्लान आया था 1970 में। तो यहाँ पर ये वाला चीज हुआ था गलत। तो ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी कहां पर है? ये वाला। ठीक है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी जो है वो राइट है, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री विच इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का सिंपल सा मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपको एक और वर्ड सुनने को मिलेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड को छोड़कर, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यही बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ ही एकदम सेम टाइप से यूज होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट, दलील मेहंदी। ठीक है, दलील मेहंदी इज प्राइमरली फेमस सिंगर पॉप सॉन्ग्स विच इंडियन लैंग्वेज। तो दलील मेहंदी का बहुत फेमस गाना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। जैसे मान लीजिए तुरुक तुरुक तु तारारा, तुनक तुनक तुन। ठीक है, तो ये ठीक है, ये सब जो गाना है ये दलील मेहंदी का गाना है। तो ये कौन सा गाना जॉनर से आते हैं? वो आते हैं पंजाबी। ठीक है, दलील मेहंदी जो है वो पंजाबी। नेक्स्ट, होता है यहाँ पर कहा गया है कि जोनास ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस लाउरी, तो इन्होंने जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया था फ्रॉम एसिड और बेस, ये कब दिया गया था? ठीक है, एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट था, ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट कब आया था? एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट आता है इन 1923। एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट आता है 1923। अब एसिड बेस की जब बात होती है तो आपको ये चीज याद रखना है, एक चीज होती है दैट इज नोन एज पीएच। ठीक है, पीएच। तो पीएच में अगर 0 to 7 है, 0 to 7 है, तो वो चीज जो है वो एसिडिक है। 7 to 8 ये जो चीज है ये न्यूट्रल है। और 8 से 9 ये जो चीज होती है ये होती है बेस या फिर बेसिक। ठीक है, बेसिक। अब यहाँ पर एक और सवाल ये पूछा जाता है, एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए लिटमस पेपर हम यूज करते हैं, लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर में कलर क्या क्या होंगे? तो एसिडिक का जो कलर होता है वो याद रखिएगा, वो होता है रेड। और जो बेसिक होता है तो उसका क्या कलर होगा? उसका कलर होगा ब्लू। तो एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। ठीक है, तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, एंड बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर इंडिया होस्टेड इन एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन से ईयर में जो एशियन गेम्स है वो इंडिया ने होस्ट किया था? और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि कहां पर किया था? तो कहां पर कब किया गया था? तो किया गया था इन 1951। तो 1951 में इंडिया ने एशियन गेम होस्ट किया था। कहां पर किया था? इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट होता है फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी अलायंस पार्टी एआईएफटी पर्सन, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2023 में। तो ये कौन है? ये होते हैं नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। ठीक है, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। नेक्स्ट, इन डीएनए कॉन्टेक्स्ट which of the following principle governs the process of transcription? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जब एक प्रोसेस होता है, जैसे आपको पता होगा डीएनए और आरएनए के बीच एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है तो वहां पर कौन सी प्रिंसिपल फॉलो की जाती है? तो यहाँ पर वो प्रिंसिपल होता है द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
According to census 2011, the most people has out migrated from, ठीक है। आउट माइग्रेटेड का मतलब क्या होता है? आउट माइग्रेटेड का मतलब होता है कि जब आप एक जगह से चले जाओ, ठीक है, आप यहां से चले जाओ, तो दैट इज नोन एज आउट माइग्रेटेड। तो यहां पर जब माइग्रेशन की बात होती है तो दो वर्ड्स याद रखिएगा, एक होता है माइग्रेशन, ठीक है, एक होता है माइग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन। एक होता है माइग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन। नॉर्मली माइग्रेशन हम कहां पर यूज करते हैं? माइग्रेशन हम यूज करते हैं जब खुद की ही कंट्री में आप एक से दूसरी जगह चले जाते हो, दैट इज नोन एज माइग्रेशन। अगर मान लीजिए कोई दिल्ली से चला गया पटना, तो वो माइग्रेट उसने किया है। कोलकाता से चला गया गुवाहाटी, तो उसे माइग्रेट किया है। इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन होता है जब कोई पर्सन एक कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में चला जाता है, फॉरेन में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेट उसने किया है। उसने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला गया है, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा माइग्रेट कहाँ से होते हैं? सबसे ज्यादा लोग कहाँ से आते हैं? दैट इज नोन एज उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यूपी एंड बिहार। यूपी एंड बिहार के जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन, कब होता है? दैट इज 31 मार्च। ऑब्वियसली 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो एक साल हो गए, 31 मार्च ही आता है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर एक और वर्ड यूज किया जाता है, याद रखिएगा, दैट इज नोन एज फिस्कल ईयर। दोनों का टाइमिंग सेम ही है, बट फिस्कल ईयर जो होती है वो होती है गवर्नमेंट के लिए, एंड फाइनेंशियल ईयर जो होती है वो होती है कंपनीज के लिए, ठीक है। जब कंपनीज यूज करती हैं तो फाइनेंशियल ईयर, जब गवर्नमेंट यूज करेगी तो फिस्कल ईयर। अच्छा, नेक्स्ट, द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लाइंड सिंस, तो कौन से टाइम से जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन मोड में चली जाएगी? तो ग्रोथ रेट कब से कम हो रही है? तो वो होती है फ्रॉम 1981। तो 1981 से जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसके पहले इन 1960 से 1965 से बोलो 1980 तक, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे इंडिया की जो बर्थ रेट है वो 6.5 तक चली गई थी, ठीक है। 6.5 मतलब एक एक फीमेल एवरेज में 6 बच्चों को जन्म दे रही थी। आज इंडिया का अगर आप बर्थ रेट देखो, ठीक है, या फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट नहीं बोलूंगा, सॉरी, यहाँ पर अगर आप फर्टिलिटी रेट देखो, फर्टिलिटी रेट, इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट आज है वो होता है 2.1 एज पर द 2011 सेंसस। तो एज पर द 2011 सेंसस में 2.1 था, उस समय बहुत ज्यादा हो गया था, 6.5 हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड, ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है। तो एवरेज फंक्शन किस में आता है? तो याद रखिएगा ऑटोसम फंक्शन। तो एवरेज जो होती है वो ऑटोसम फंक्शन में आती है। अच्छा, नेक्स्ट, सकेवा इज द रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय किरात कम्बुराई कम्युनिटी। तो किरात कम्बुराई कम्युनिटी कहां पर होती है? किरात कम्बुराई कम्युनिटी होती है इन सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट, वेयर यू कैन फाइंड इमोटिकॉन्स, ठीक है, वेयर यू कैन फाइंड इमोटिकॉन्स इन द इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन विंडो। तो इमोटिकॉन्स जो होते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में इमोजी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मल भाषा में इमोजी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर कहां पर मिलेगा? आपको चैट विंडो के सबसे नीचे मिलता है, ठीक है। चैट विंडो जो होती है तो उसके सबसे नीचे आपको इमोटिकॉन्स मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, द जीवर्ड। जीवर्ड क्या होता है अर्थ का? जीवर्ड क्या होता है? तो जीवर्ड क्या होता है? जीवर्ड इज अ शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ आपको पता होगा कि जो अर्थ का शेप है वो कुछ ऐसा है, ऊपर से ऐसे फैला हुआ और बीच में से ऐसे बल्जी। तो ये जो शेप होता है इसको हम बोलते हैं जीवर्ड शेप। और ये जो जीवर्ड शेप की स्टडी होती है, जब जीवर्ड शेप की स्टडी की जाती है तो दिस इज नोन एज जियोडेसी, ठीक है। जीवर्ड शेप की जब स्टडी होती है तो दिस इज नोन एज जियोडेसी।
नेक्स्ट नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश? तो बृहत कथा कोश के ऑथर कौन है? बृहत कथा कोश के ऑथर होते हैं हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। और हरिसेन ने ही, ये जो हरिसेन थे, ठीक है, हरिसेन थे, तो हरिसेन जो थे तो उन्होंने समुद्रगुप्त के ये कोर्ट पोएट हुआ करते थे। ठीक है, समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट हुआ करते थे। तो जो हरिसेन है तो उन्होंने ही समुद्रगुप्ता के लिए एक प्रशस्ति लिखी थी जिसको कहा जाता है अलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, अलाहाबाद प्रशस्ति, ये किसके लिए था? ये था समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता के लिए ये प्रशस्ति भी लिखी गई थी, दैट इज नोन एज अलाहाबाद प्रशस्ति। ओके, तो ये आपका CHSL 2024 का टायर 1 का पेपर था। ठीक है, आपको, आपने देखा कौन सी चीज बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आप बोल सकते हो इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, एक मॉडरेट था क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ऐसे ही हम कंटिन्यूअस जो पेपर्स होते हैं वो आपको एनालिसिस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।